हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। ये आपके आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 के केमिस्ट्री बुक में आता है। इसका चैप्टर फर्स्ट है। दोस्तों, आज का ये क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कल का एक टॉपिक रिवाइज करना चाहूँगा। देखिए, हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में उसके फोर्थ पॉइंट में क्या पढ़ा था? द पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। किससे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये दो टाइप का होता है। पहला जो होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको हम लोग कल देख चुके हैं। और दूसरा आपका इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। देखिए, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता था कि दो पार्टिकल्स होते थे, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था। पर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरा है। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, हम लोग पार्टिकल्स को सिंपली क्या बोल पाते हैं? मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स बने किस चीज के होते हैं? मॉलिक्यूल बनते हैं जब दो एटम मिलते हैं। दो एटम मिलते हैं मतलब कि दो चीजें मिल रही हैं। सोच लीजिए, हम लोग पानी का बात किए तो पानी का क्या है? H2O। ठीक है, पानी का केमिकल फॉर्मूला है H2O। तो इसमें एक O और दो H मिलता है। ठीक है, जब हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बात करते हैं, दो H2O के पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़ते हैं। ठीक है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ये बॉन्ड जो O और H के बीच में है। ठीक है, ये बॉन्ड जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, इसी को हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टेट ऑफ मैटर मतलब मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं, मैटर किस किस प्रकार से हम लोग के ये जो अर्थ है इसमें एग्जिस्ट करता है। देखिए, मेनली मैटर के तीन प्रकार होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। पर मैटर के और दो टाइप भी होते हैं, और दो स्टेट होते हैं, जिनको हम लोग प्लाज्मा और बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन भी बोलते हैं। आज हम लोग ये तीन मेन स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो इसमें पहला है सॉलिड। सॉलिड का डेफिनेशन क्या है? ए सॉलिड हैज ए डेफिनाइट शेप एंड ए डेफिनाइट वॉल्यूम। मतलब कि जो सॉलिड होगा उसका एक डेफिनाइट शेप, मतलब कि उसका एक पर्टिकुलर शेप होगा, वो किसी शेप में होगा। ठीक है, जैसे कि ये एक सॉलिड का एग्जांपल है, मेरा पेन। तो इसका एक पर्टिकुलर शेप है। वैसे ही पेपर भी सॉलिड का एग्जांपल है, इसका एक पर्टिकुलर शेप है। ठीक है, एक शेप और एक वॉल्यूम होगा उसका। अब हम लोग लिक्विड के बारे में देखते हैं। लिक्विड क्या है? ए लिक्विड हैज ए डेफिनाइट वॉल्यूम बट नॉट ए डेफिनाइट शेप। मतलब कि जो लिक्विड है उसका डेफिनाइट वॉल्यूम हो सकता है पर डेफिनाइट शेप नहीं होगा। जैसे कि अगर हम लोग लिक्विड को किसी भी बीकर या किसी भी चीज़ में डाल दें तो वो उस चीज़ का शेप ले लेता है। जैसे कि अगर हम लोग अभी आपको एग्जांपल दिखा देते हैं, देख लीजिए। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि लिक्विड कैसा होता है। उसका एक डेफिनाइट वॉल्यूम हो सकता है, मतलब कि उसको हम लोग हद से ज़्यादा किसी चीज़ में नहीं भर सकते हैं। पानी को अगर आप हद से ज़्यादा किसी चीज़ में भरोगे तो वो ओवरफ्लो कर जाएगा। मतलब उसका एक डेफिनाइट वॉल्यूम तो है पर डेफिनाइट शेप नहीं है, मतलब कि उसका एक पर्टिकुलर शेप नहीं है। उसको किसी भी चीज़ में डालोगे तो वो उस हिसाब से डल भी जाएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले गैस के बारे में। चलिए देखते हैं। ए गैस हैज़ नाइदर ए डेफिनाइट शेप नॉर ए डेफिनाइट वॉल्यूम। मतलब कि जो गैस है उसका ना तो शेप होता है ना तो वॉल्यूम होता है। आप लोग सीएनजी के बारे में सुने होंगे। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मतलब कि गैस को कंप्रेस कर दिया गया है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि जो गैस होता है उसको वो कंप्रेसिबल होता है। मतलब कि उसका जो वॉल्यूम है वो भी डेफिनाइट नहीं होता है। और शेप का तो बात ही छोड़ दीजिए, शेप तो आप जानते हैं, शेप डेफिनाइट नहीं होता है। आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, वो देख लीजिए। आप समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देयर आर सम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज स्टेट्स। मतलब ये जो स्टेट्स है उनका कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी होगा। चलिए पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सॉलिड का पहले देखते हैं। सॉलिड कैन नॉट फिल ए कंटेनर कंप्लीटली एंड डज नॉट चेंज हिज शेप। मतलब कि जो सॉलिड है उसको हम लोग अगर किसी कंटेनर में भरेंगे तो वो उस कंटेनर का शेप नहीं लेगा। ठीक है, और ना ही अपना शेप को चेंज करेगा।
आप दोनों चीज़ें समझ रहे हैं। अगर हम लोग किसी भी सॉलिड को किसी कंटेनर में डालेंगे तो वो सॉलिड अपना शेप को बरकरार रखेगा और उस कंटेनर को पूरी तरह से फिल नहीं कर पाएगा। अब हम लोग लिक्विड की ओर बढ़ते हैं। देखिए, लिक्विड कैन फिल द कंटेनर कंप्लीटली एंड टेक द शेप ऑफ कंटेनर एज वेल। मतलब कि जो लिक्विड है वो पूरी तरह से कंटेनर का शेप ले लेगा और वो कंटेनर को पूरी तरह से भर भी देगा। आप जानते हैं हम लोग पानी को किसी भी चीज़ में डालेंगे तो वो उसका शेप भी ले लेगा और उसको पूरी तरह से भर भी देता है। अब हम लोग पढ़ते हैं गैस का तरफ। गैस कैन फिल द कंटेनर कंप्लीटली एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर एज वेल। जैसे लिक्विड है वैसे ही गैस भी है। गैस आपके कंटेनर को पूरी तरह से भर भी देगा और कंटेनर का शेप भी ले लेगा, जो लिक्विड जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स गैस का भी है। अब हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस का केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, जो कि सॉलिड का। इन सॉलिड द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई एंड द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वेल अरेंज्ड। मतलब कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड में वो बहुत ही हाई होता है, पहला बात। और उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेल अरेंज्ड होते हैं। वेल अरेंज मतलब एक लाइन में होते हैं। आपको अभी एक डायग्राम दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे। इसको देख लीजिए। इससे आप क्या समझ पा रहे हैं? जो सॉलिड्स का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत हाई है और उनके जो पार्टिकल्स है वो वेल अरेंज्ड भी है। अब हम लोग देखने वाले हैं लिक्विड के बारे में। देखिए, इन लिक्विड द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लो इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड एंड द पार्टिकल्स आर नॉट वेल अरेंज्ड। मतलब कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो लो होता है, किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन में, ठीक है। और जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेल अरेंज्ड नहीं होते हैं। हम लोगों ने सॉलिड में क्या देखा कि वो वेल अरेंज्ड थे, पर लिक्विड में वो वेल अरेंज्ड नहीं होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन गैस द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल एंड द पार्टिकल्स लाई फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। मतलब कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैस में वो ना के बराबर होता है। ये जो नेग्लिजिबल हम लोग टर्म यूज करते हैं उसको हिंदी में हम लोग ना के बराबर बोलते हैं। तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ना के बराबर होता है गैस में, और इनके जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। मतलब कि एक दूसरे से वो सटते ही नहीं है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखने जा रहे हैं। देखिए, वी कैन नॉट कंप्रेस सॉलिड बिकॉज इट हैज नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर स्पेस। आपने अभी थोड़ी देर पहले सॉलिड का डायग्राम देखा तो उसमें आपने देखा होगा कि जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से बहुत सट के हैं, एक दूसरे के बहुत करीब है। क्यों? क्योंकि उनके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है उनके बीच वो बहुत कम है। तो उसके कारण हम लोग सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर पाते। हम अगर ये पेन को ऐसे करके कंप्रेस करने जाएंगे, क्या होगा? नहीं होगा। समझ गए? अब हम लोग लिक्विड की ओर बढ़ते हैं। देखिए, वी कैन कंप्रेस द लिक्विड बट नो मोर। मतलब कि हम लोग लिक्विड को कंप्रेस तो कर सकते हैं पर बहुत कम, बहुत कम। मतलब नेग्लिजिबल हम लोग कंप्रेस कर सकते, थोड़ा सा ही हम लोग कंप्रेस कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस तो है पर उतना नहीं जितना कि गैस में है। समझे? अब यहां पर ही क्या आता है? गैस आता है। वी कैन कंप्रेस गैस बिकॉज इट हैज अ वेरी लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस। जो गैस होता है उसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे कि हम लोग सीएनजी का बात किए इससे पहले, सीएनजी का फुल फॉर्म ही कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। तो इसमें क्या वर्ड आता है? कंप्रेस्ड। मतलब कि हम लोग गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप, मेरे को आशा है कि आप समझ गए होंगे। आगे है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर है क्या? द थ्योरी रिवील्स that any substance, whether solid, liquid or gas, is made up of tiny particles called atoms, molecules or ions, which are in constant motion is called kinetic theory of matter. देखिए, kinetic theory of matter क्या है? जो
सॉलिड, लिक्विड और गैस है वो किसके बने होते हैं? टाइनी पार्टिकल्स के बने होते हैं। वो पार्टिकल्स किसके बने होते हैं? या तो एटम, या तो मॉलिक्यूल्स, या तो आयंस के बने होते हैं। तो ये तीनों चीज कांस्टेंट मोशन में रहते हैं। ये जो मोशन होता है वो काइनेटिक एनर्जी को पजेस करता है, मतलब कि उसके कारण पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, जिससे ये थ्योरी निकलता है। कौन सा थ्योरी? काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। अब हम लोग इसके पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। चलिए देखिए, पहला पॉइंट क्या है? मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मतलब कि जो मैटर किसका बना है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स का बना है, ठीक है। The particles have spaces and gaps between them, which is known as intermolecular space. जो particles होते हैं उनके बीच में क्या होते हैं? Spaces और gaps होते हैं। Solid में बहुत कम gap होता है, liquid में थोड़ा ज़्यादा, gas में बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस gaps को, या जो space होता है, इस space को हम लोग क्या बोलते हैं? Intermolecular space, ठीक है। There exists a force of attraction between the particles of matter which holds them together. This force of attraction is known as intermolecular force of attraction. ये भी हम लोग कल पढ़ चुके हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को किसी फोर्स से अट्रैक्ट करके रखते हैं। ये कौन सा फोर्स होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इसके बारे में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में एकदम ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आई बटन में वीडियो आ रहा होगा, देख लीजिएगा, उससे यूजफुल होगा आप ही के लिए। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये टॉपिक है आपका चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, मतलब कि मैटर के स्टेट्स में चेंज होना। अगर कोई भी मैटर का स्टेट में चेंज हो रहा है, मतलब कोई कारण होगा, कोई कारण के बिना कुछ होता तो है नहीं। तो ये जो चेंज होता है स्टेट्स ऑफ मैटर में, इसके दो मेन कारण हैं। पहला क्या है? द चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। कौन कौन से? टेम्परेचर और प्रेशर। मतलब कि जब हम लोग किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में टेम्परेचर या प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो वो मैटर अपना स्टेट को चेंज कर देगा एक से दूसरा में। जैसे कि हम लोग अगर सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? पानी का टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। तो वो क्या बनता है? अगर हम लोग पानी को ऐसे गर्म करके छोड़ देंगे तो क्या पानी उस बॉल में या किसी भी चीज़ में जिसमें आप गर्म कर रहे होंगे, क्या उसमें पानी बचेगा? सीधा सा जवाब है, नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि पानी वेपर बन के उड़ गया। क्यों उड़ा? टेम्परेचर राइज हुआ, जो अंदर के पार्टिकल्स से वो ज़्यादा मोशन करने लगे, मतलब कि उनका मोशन बहुत तेज़ हो गया, जिसके कारण वो गैस में बदल के उड़ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला चीज़ है मेल्टिंग पॉइंट। अब ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग एंड ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। देखिए, हम यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें क्या होता है कि सॉलिड क्या करता है? मेल्ट होना स्टार्ट होता है और ट्रांसफॉर्म होता है किसमें? लिक्विड में। जिस पॉइंट में ट्रांसफॉर्म होता है उस पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग एक अलग चीज़ है और मेल्टिंग पॉइंट एक अलग चीज़ है। मेल्टिंग क्या है? मेल्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, और मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा फिक्स टेम्परेचर है जिसमें कि सॉलिड क्या करता है? मेल्ट होना स्टार्ट होता है और लिक्विड बन जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं? इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं या मेल्टिंग पॉइंट्स देख लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स, मोम, मोम बोलते हैं हम लोग वैक्स को। मोम का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 63 डिग्री सेल्सियस। और मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मरकरी एक ऐसा सॉलिड है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मरकरी एक एक्सेप्शन है जो सॉलिड होके भी रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स फ्रीजिंग एंड ट्रांसफॉर्म इनटू सॉलिड इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए, एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें एक लिक्विड क्या करता है? फ्रीज होना स्टार्ट होता है, मतलब कि बर्फ बनना स्टार्ट हो जाता है और बर्फ बन जाता है, सॉलिड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। अब फ्रीजिंग भी अलग है और फ्रीजिंग पॉइंट भी अलग है। फ्रीजिंग में क्या होता है? फ्रीजिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? एक टेम्परेचर होता है, एक फिक्स टेम्परेचर होता है जिसमें
जो लिक्विड है वो स्टार्ट कर जाता है सॉलिड में चेंज होना। ठीक है, अब हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट देखते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 0 से नीचे गया तो मतलब वो बर्फ बन जाएगा। ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट है -144.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये जो मेल्टिंग और फ्रीजिंग है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, और इसमें सिर्फ 2 स्टेट ऑफ मैटर का यूज हो रहा है। कौन कौन से स्टेट्स? पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड। इसमें गैस का कोई यूज नहीं हो रहा होगा। आपको अभी डायग्राम दिख रहा होगा सॉलिड लिक्विड, आप उसे समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब हम लोग देखने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट और वेपराइजेशन। ये बॉइलिंग पॉइंट और वेपराइजेशन क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एंड चेंजेस इट स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस। ठीक है, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें क्या होता है? लिक्विड गैस में ट्रांसफॉर्म होता है। कैसे? हम लोग उसमें कुछ हीट देते हैं, को उसका टेम्परेचर को राइज करते हैं, तो वो चेंज हो जाता है किसमें? लिक्विड से गैस में। ठीक है, अब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के कुछ एग्जांपल्स देख लेते। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर कब उबलना स्टार्ट हो जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, 100 डिग्री में पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का कितना है? 78 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग ये भी अलग है, आपको बताने का ज़रूरत नहीं होगा, फिर भी बता देता हूँ। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग बॉइलिंग कहते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा फिक्स टेम्परेचर जो जब हम लोग लगाएंगे लिक्विड में तो वो गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कंडेंसेशन क्या है देखते हैं। चलिए अब 4th पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए गैस वेपर इनटू लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, मतलब कि जब हम लोग किसी गैस को, मतलब कोई भी गैस जैसे पानी का भाप को किस में चेंज कर देते हैं? वापस पानी में चेंज कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, अब कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ स्टीम, मतलब जो भाप होता है उसका कंडेंसेशन पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब कि 100 डिग्री या उससे नीचे जब हम लोग स्टीम को रखेंगे तो वो वापस पानी बनने लगेगा। ठीक है, देखिए ये जो बॉइलिंग और कंडेंसेशन होता है ये एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। यहाँ पर मैंने वही लिखा है, दीज टू आर ऑपोजिट ऑफ वन अनदर। और इनमें कौन सा स्टेट यूज होता है बताइए? इन दोनों में लिक्विड और गैस का यूज होता है, इसमें सॉलिड का कोई काम नहीं होता। आपको अभी डायग्राम दिख रहा होगा, आप उससे समझ सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया है, इससे आप समझ सकते हैं। देखिए, मेल्टिंग और बॉइलिंग में क्या होता है? राइज ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तभी या तो मेल्टिंग होता है या तो बॉइलिंग होता है। ठीक है, और फ्रीजिंग और कंडेंसेशन कब होता है? जब टेम्परेचर घटता है। हम लोग जब टेम्परेचर नीचे या बहुत कम कर देते तभी फ्रीजिंग या कंडेंसेशन होता है। अब यहाँ पर ही सब्लिमेशन क्या है? यहाँ पर हम सब्लिमेशन पॉइंट नहीं बोल रहे, सिर्फ सब्लिमेशन बोल रहे हैं। सब्लिमेशन क्या है? व्हेन ए सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट When a solid directly converted into gas, then this process is called sublimation. जब कोई solid directly gas में convert होता है, मतलब कि बीच में वो जो liquid है उसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे liquid आता ही नहीं है, सीधा वो किस में convert हो जाता है? solid से gas में। और इसमें हम लोग को कोई टेम्परेचर भी यूज़ नहीं करना पड़ता। इसको अगर हम लोग रूम टेम्परेचर में भी रख देंगे तो वो सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका सीधा सा एक प्यारा सा एग्जांपल है नैप्थलीन बॉल्स। नैप्थलीन बॉल्स आपने से वही सफ़ेद सफ़ेद देखा होगा जो आपके बाथरूम्स में यूज़ होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप एक लाइक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद आया तो शेयर करिए, और कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट जल्दी आ रही है, और ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद MCQs और क्वेश्चन आंसर्स भी कराए जाएंगे। तो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।